बात करेंगे कि जम्मू कश्मीर में हालात दरअसल कैसे हैं और क्या जम्मू कश्मीर जो आतंकवाद का दंश झेलता रहा है, अभी अप्रैल महीने की उसका जो वारदात थी उसके बाद भी जम्मू कश्मीर ने जिस तरह से अपने आप को संभाला है और जिस तरह से जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि पूरे देश के अलग अलग राज्यों की आवाम, जो जनता, जो लोग, जिन लोगों ने इस बात पर यकीन किया, विश्वास बहाली की हमारे देश के जो जवान हैं उन पर और जो हमारे हुक्मरान हैं उन पर, कि जम्मू कश्मीर में फिर से एक बार जो टूरिस्ट हैं उनका अच्छा खासा आना हो रहा है। और न सिर्फ ये बल्कि अमरनाथ यात्रा भी जारी है और अमरनाथ यात्रा में भी उम्मीद से बिल्कुल परे, यानी कि जैसा लग रहा था कि बहुत कम तादाद में, बहुत कम संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे, उससे कहीं ज़्यादा श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इसलिए एक बार फिर जम्मू कश्मीर की जो LG हैं मनोज सिन्हा ने कहा है कि हमें जो भी थोड़ी बहुत कमी रह गई आतंकवाद के खात्मे के लिए उसे ख़त्म करना है। हम आतंकवाद को ख़त्म करने का हमें संकल्प लेना होगा और ये हम उसी रास्ते की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। उन्होंने एक दिन पहले ही ऐसे कई लोगों को, जो आतंकवाद के पीड़ित जो परिवार हैं, उनमें से कई लोगों को जो है नियुक्ति पत्र भी सौंपे हैं और एक बार फिर से आतंकवाद के खात्मे का संकल्प दोहराया है। तो इसलिए आज इस खास मौजू पर फिर से हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ेंगे। एक बार फिर आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार LG मनोज सिन्हा ये बात कहते आ रहे हैं कि आतंकवाद को ख़त्म करने की हमें हर कोशिश को जो है वो आजमाना होगा और बेशक कई बार आतंकवाद से गहरे झटके लगे हैं, लेकिन बार बार हमने उन्हें सबक भी सिखाया है। अभी हर बार उसका जिक्र होता है कि पहलगाम वाले हमले के बाद किस तरह से देखिए जो लोग हैं उनको इतना विश्वास उनके अंदर जगाया गया, लोगों को इतना भरोसा है अपने सुरक्षा बलों पर, अपने हुक्मरानों पर, जैसे मैंने पहले बताया कि लोग जो है बड़ी तादाद में इस बार भी अभी जो यात्रा चले अमरनाथ थी, उस अमरनाथ यात्रा में काफ़ी बड़ी संख्या में वहाँ पहुँच रहे हैं श्रद्धालु और ऐसे कई ऐसे वाक़े हैं। साथ ही साथ जो उन्होंने कहा था कि जो आतंकवाद पीड़ित परिवार है उन्हें अब इंसाफ मिलेगा, मुकम्मल इंसाफ। जो पीड़ित परिवार है, सही मानों में जो पीड़ित है आतंकवाद से, उन लोगों को इंसाफ मिलेगा। तो ऐसे कई मौके आए जिसमें एक बार फिर ये देखा गया कि LG मनोज सिन्हा ने अपॉइंटमेंट लेटर्स बांटे हैं ऐसे लोगों को जो पीड़ित परिवार के सदस्य रहे हैं। तो इसी मौजू पर हम आज बातचीत करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ RS पठानिया जुड़ रहे हैं, BJP के MLA हैं, स्पोक्स पर्सन भी हैं। वजाहत फारूक भट्ट साहब जुड़ रहे हैं जो सोशल एक्टिविस्ट हैं। और हमारे साथ हो गए अब्दुल मजीद लारबी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के MLA हैं। हमारे साथ अक्सर वो प्रोग्राम में जुड़ते रहे हैं। और साथ ही बशारत बुखारी भी हमारे साथ होंगे आज इस चर्चा में, जो सीनियर PDP के लीडर हैं और फॉर्मर लॉ मिनिस्टर भी हैं वो। तो सबसे पहले मैं एक बार पठानिया साहब आपके पास आना चाहता हूं। हालांकि चर्चा और जो मनाजर हैं, बहुत तरह के ऐसे दृश्य भी कल से आज तक में हमने देखे हैं, जो जम्मू कश्मीर में एक नई चर्चा शुरू हो गई है, जम्मू कश्मीर को लेकर के नई चर्चा शुरू हो गई है कि किस तरह से किसको क्या अधिकार हासिल है, किसको नहीं। CM कहीं रेलिंग फलांग रहे हैं तो LG मनोज सिन्हा साहब जो है वो नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। मैं आपके पास आना चाहता हूँ पहले पूरे मामले पर पहले टिप्पणी के लिए। जी पठानिया साहब। जी, पहले तो कंस्ट्रक्टिव बात कर ले, जो आपने मुझसे सवाल पूछा अभी। जी आतंकवाद से पीड़ित, आतंकवाद से ग्रस्त और जिन्होंने आतंकवाद में अपने नज़दीकियों को इस आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में खोया था जी, उनको सरकारी नौकरी देके, नियुक्ति पत्र देके सरकार ने एक नया बाम, एक सहारा, एक नया सहयोग, एक नया संवाद उनके साथ शुरू किया, जिससे पूरे जम्मू कश्मीर में एक अच्छा, एक पॉजिटिव फीडबैक, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट किया है कि अगर केंद्र शासित प्रदेश है तो केंद्र का पूरा एक फोकस, एक केंद्र की भरसक कोशिश है कि जम्मू कश्मीर अपने आप में खुशहाल जम्मू कश्मीर बन पाए। दूसरा, जिस विषय पे आप ये उमर साहब के फांदे वाली बात कर रहे हैं, मैं सवाल पूछना चाहूँगा उमर साहब से और विशेषकर नेशनल कॉन्फ्रेंस से कि इसी पॉइंट पे, इसी जो मज़ार शहीदा जिसे कहते हैं, यहाँ पे बाकी पॉलिटिकल लीडर्स भी आए, फारूक अब्दुल्ला भी आए, बाकी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता भी आए, वो भी क्या दीवार फांद के या इस किस्म से धक्का मुक्की करके आए हैं क्या?
ये धक्का मुक्की वाला थिएट्रिक्स और ये एक फिल्मी सीन के बराबर इसे क्रिएट करने की जरूरत करके और फिर एक सिंपैथी लेके एक विक्टिम कार्ड प्ले करने की जो कोशिश की है, मैं इसकी निंदा करूंगा, ये गलत है। हम भारतीय जनता पार्टी इसके विरुद्ध नहीं, मैंने कहा कोई किसी की कहीं भी जाए, किसी की मजार पे जाए, किसी भी एक व्यू पॉइंट पर रखे, लेकिन जो बेसिक आइडिया था इस 13 जुलाई के पीछे उसका न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी पर देश के हर राष्ट्र भक्त भारतीय ने, राष्ट्रभक्त जम्मू, राष्ट्रभक्त कश्मीर वाले ने इसका विरोध किया था। वो इसलिए कि सबके ध्यान में रहे। आपका चैनल है तो चैनल को लोग ध्यान से सुने। 13 जुलाई का परिप्रेक्ष्य क्या है, इसका एक बैकग्राउंड क्या है। अब्दुल कादिर नाम के एक रिलीजियस प्रीचर जो किसी अंग्रेज के एक डोमेस्टिक हेल्प बन के जम्मू कश्मीर में क्रीप करे चोरी से आए, जामा मस्जिद कश्मीर की वहां पे एक बहुत ही भड़काऊ भाषण दिया, जिसके बाद जम्मू कश्मीर के इतिहास का पहला एक सांप्रदायिक दंगा, एक कम्युनल टेंशन, सबसे पहले कश्मीरी पंडितों की दुकानें लूटी गई, कत्लेआम किया गया, श्रीनगर प्रॉपर में, बारामूला में, अनंतनाग में, पूरे जम्मू कश्मीर का माहौल बिगाड़ा गया। और जब अब्दुल कादिर को अरेस्ट किया गया, वो लोग जो तमाशा करने वाले थे, जो दंगा करने वाले थे, दंगाइयों ने जेल पे हमला किया और पुलिस वालों से गन छीनने की कोशिश की। तो खैर कशमकश में जब पुलिस वालों की गन छीनेंगे, उसकी वर्दी पे बात करेंगे, वो तो रिएक्शन करेगा ना। अब उस एक कम्युनल स्ट्राइफ को, एक सांप्रदायिक दंगे को एक मार्टियर्स डे, शहीदी दिवस के नाम पे सरकार ने उसको मनाया। हमने कहा कि जम्मू कश्मीर की संस्कृति, जम्मू कश्मीर की परंपरा, जम्मू कश्मीर का इतिहास नहीं है। जम्मू कश्मीर का हिंदू मुसलमान, जम्मू कश्मीर का शिया सुन्नी, जम्मू कश्मीर का लामा, जम्मू कश्मीर का सिख, पहाड़ी, जाट, गुजर, ये सब एक समुदाय का, एक परिवार का पार्ट है। हम सब जम्मू कश्मीर में एक परिवार के तौर पे रहते हैं। ये जो स्कार्स ऑफ एक सेपरेटिज्म, कहीं ना कहीं अलगाववाद की जो बू आने वाले, ये जो ऐसे कम से कम एक विचारधारा, ऐसे जो व्यू पॉइंट है, हमें इससे दूर रहना चाहिए। खैर होपफुली सरकार ने इसी के मद्देनजर इसको छुट्टी से अबॉलिश किया। 13 तारीख कल हो गई, लेकिन आज 14 को एक नया ड्रामा बना के, एक नया शो बनाने की जो कोशिश की गई, इसकी कंडेम करते हैं। मेरा आखिर में एक विनम्र प्रार्थना उमर अब्दुल्ला साहब और नेशनल कॉन्फ्रेंस से, आप झूठ, फरेब और सब्जबाग वाली राजनीति को कम से कम छोड़ के जो चुनावी गारंटियां आपने अपने घोषणा पत्र में दी हैं, आप उन गारंटियों को पूरा करने की कोशिश करें। आपकी सरकार जमीनी सतह पे, यानी आपका इंपैक्ट नहीं दिखाई दे रहा। जम्मू कश्मीर के लोगों ने आपको वोट दिया, लेकिन फर्स्ट राउंड रिमार्क आपने दे दिया। पठानिया साहब, मैं फिर आपके पास आता हूं, हमारे साथ और भी दूसरे मेहमान हैं, फर्स्ट रिएक्शन ले लो जरा उनसे भी। अब्दुल मजीद लालवी साहब हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब्दुल मजीद साहब, आपका बहुत इस्तकबाल है। एलजी मनोज सिन्हा साहब कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, आतंकवाद को हम खत्म करके रहेंगे, ये संकल्प ले लिया गया है। और जो आतंकवाद पीड़ित जो खानदान है, जो मुतासरा खानदान है, दहशतगर्दी मुतासरा खानदान, उनके अफराद खाना को नियुक्ति पत्र यानी अपॉइंटमेंट लेटर्स भी बांटे जा रहे हैं। तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं अपने नाज़रीन को। और इसी बीच हालात कुछ इस तरह के भी हैं कि सीएम ये कहते हैं कि वो समझते हैं कि हम किसी के गुलाम हैं। हम किसी के गुलाम नहीं, बल्कि हम यहाँ के अवाम के गुलाम हैं। ये तमाम हालात पर आप क्या अपना रिएक्शन देना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया करूंगा कि आपने मुझे इस डिबेट में ले लिया जी। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, जो जिस तरीके से अभी ये पठानिया साहब ये मेरे साथी रहे हैं 2014 से, आज भी एमएलए हैं, तो इससे पहले भी, मगर इसकी बातों से मुझे बहुत ज़्यादा इख्तलाफ आता है। इसने कहा कि जब वो यहाँ पे हुआ, वो आतंकवाद उससे बढ़ गया, तब आतंकवाद का कोई नाम निशान तक नहीं था। तब उस 1931 में कोई आतंकवाद नहीं था। यहाँ पे महाराजा का जो जुल्म था, ब्रिटिशर्स का जो जुल्म था, उसको मतलब उस ऑटोक्रेटिक रूल को ख़त्म करने के लिए यहाँ पे लोगों ने आवाज़ उठाई। जो यहाँ पे जुल्म जबर किया जाता था, उनको उस टाइम वहाँ पे मतलब उसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई। और उनको 22 जो हमारे 22 शहीदा थे, उनको वहाँ पे गोलियों से बोन डाला गया। ये कहाँ का इंसाफ है? इसलिए क्या वो मुसलमान थे इसलिए उनको मार दिया गया? तो कम से कम उनको ये सोचना चाहिए ये कह क्या रहे हैं। कल एक इनका लीडर था, तो वो कह रहे थे कि ये जो आज ये 13 जुलाई मना रहे हैं, ये सिर्फ इसलिए है, ये ट्रेटर है, ये गद्दार थे। तो अगर वो उनको गद्दार कहेंगे तो मुझे बताओ कि उन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए लड़ा, उन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए एक आवाज़ उठाई, उन्होंने जम्मू कश्मीर को इंसाफ दिलाने की लिए आवाज़ उठाई।
कम से कम इसको इनको सोचना चाहिए हम कह क्या रहे हैं। वोट बैंक से एक जो अपना वोट बैंक हासिल करना चाहते हैं और कुछ नहीं। मुझे मालूम है कि इनका जो है इनका सिर्फ 1 पॉइंट प्रोग्राम है, वो है वोट बैंक। नंबर 2, आपने कहा कि एलजी साहब ने उनको अपॉइंटमेंट लेटर्स दे दिए जो कुछ मिलिटेंसी के शिकार, हम उसमें खुश हैं, ठीक है दे दिया उनको, मगर 2014 से लेकर आज तक इन्होंने क्यों नहीं दिया? ये उमर अब्दुल्ला सरकार ने जब एक प्रपोजल बनाया और एलजी साहब ने सोच लिया नहीं जी हो सकता है कल उमर साहब ये लेटर्स दे देंगे, अपॉइंटमेंट लेटर्स दे देंगे, तो मैं ही क्यों ना दे दूं। ये एक बिल्कुल गलत है। वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, वो चुना हुआ नुमाइंदा नहीं है, वो यहाँ का भेजा हुआ यहाँ पे एक सफीर की तरह काम करने वाला है। हम लोग जो है लोगों ने हमें चुना, 5 साल का मैंडेट हमारे पास है। उमर अब्दुल्ला साहब को ये मैंडेट है कि वो लेटर्स देते, मगर उसको इग्नोर करके एलजी साहब ने जो यहाँ पे वोट बैंक हासिल करने की कोशिश की, उससे कुछ नहीं होगा। बीजेपी आज भी इलेक्शन लड़े, बीजेपी हमारे खिलाफ लड़े, अगर वो 5 सीटें या 10 सीटें जम्मू से यहां तक ले ले, मैं रिजाइन करूंगा। उनका जो वजूद है वो खत्म हो गया। अब वो मजहब के बुनियाद पर यहाँ पे वोट हासिल करना चाहते हैं, वो अब चलेगा नहीं। लोगों को समझ आया जिस तरीके से टाल मटोल कर रहे हैं स्टेटहुड के बारे में, यहाँ पे जो भी हमसे छीना गया, और यहाँ पे जो कुठवा से लेकर यहाँ जम्मू कश्मीर में सब जगहों पे अब बाहर के लोगों को यहाँ पे वोटों का हक दिया गया, क्या ये हमारे साथ और जम्मू के लोगों के साथ जुल्म नहीं है? कम से कम इनको ये सोचना चाहिए। वोट बैंक के लिए ये चीजें नहीं करनी चाहिए। हम इसका विरोध करते हैं। और आज की बात मैं करूंगा, आज उमर साहब जब कल उन्होंने हमको भी हाउस अरेस्ट रखा, एक सिटिंग सीएम को उन्होंने हाउस अरेस्ट रखा, उसको भी जाने नहीं दिया। और आज किस तरीके से एक पॉलिसी के तहत उस तरीके से हम वहाँ पे हमारे मिनिस्टर्स और हमारे सीएम साहब वहाँ पे पहुँच गए और उनने फातह खानी की। कब तक ये रोकेंगे? नाम हटाने से, छुट्टी हटाने से कुछ नहीं हासिल होगा। वो हमारे दिल में रहते हैं, उनकी जगह जो है हमारे दिलों में है। ये कितना भी हटाने की कोशिश करेंगे, कुछ नहीं हटने वाला है। और मैं वादा करता हूं आपके साथ, कभी और डिबेट में आएंगे इसके बारे में, मैं आपको वादा करता हूं कि मैं आपको इनका जो है जो ये नैरेटिव जो इनका चल रहा है, जिस तरीके से ये चला रहे हैं, वो रहने वाला नहीं है। कितना भी ये जोर लगाए ऐसा नहीं है। ठीक है, वो पार्टी की बुनियाद पर फिर आपके पास लौटता हूं लारवी साहब जी। हमारे साथ बशारत बुखारी साहब हैं, फॉर्मर लॉ मिनिस्टर हैं जम्मू कश्मीर के और पीडीपी के स्पोक्स पर्सन हैं, सीनियर लीडर है। बशारत साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूं। आपने सुना क्या कहा पठानिया साहब ने, आरएस पठानिया ने, आपने सुना क्या कहा लारवी साहब ने। मैं चाहता हूं कि आप भी अपनी बात रखिए कि पीडीपी का इसमें नुक्ता नजर क्या है। आपका शुक्रिया वसाल साहब। और आपने जो ये नौकरियों की बात की और ये उनको जो ऑर्डर्स इशू कर दिए गए, अच्छी बात है। अगर ऐसी फैमिलीज को जिनने तकलीफ देखी है, मुसीबतें झेली हैं, अगर उनको आराम मिलता है, आसाइश मिलती है, रोजगार मिलता है, तो बहुत अच्छा है। लेकिन ये आज नहीं हुआ, ये तो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। जब से ये एसआरओ बना है या जब से इस तरह के वाकयात, बदकिस्मत वाकयात जब पेश आए, या जिस तरह से किसी का जिया हो गया किसी की जान का, तब से लेकर ये चला आ रहा है सिलसिला। ये कोई नया नहीं है। हाँ, अगर जल्दी करके और अच्छी तरह से इनको एक बार देके वो अच्छा है, वी अप्रिशिएट दैट, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कोई नई बात नहीं है, ये पुराना सिलसिला है। हमारी दुआ है, आप भी दुआ कीजिए कि ऐसी सूरत हाल पैदा हो जहां पे आपको इस तरह के एसआरओ के तहत कोई नौकरी ना देना पड़े जी। ऐसी सूरत हाल हो, हम दुआ करते हैं कि किसी की जान का इस तरह से जिया ना हो जाए, कोई उनका लख्त जिगर छिन न जाए या उनके वालिदैन छिन न जाए कि उनके किसी बच्चे को या भाई को नौकरी देना पड़े उसके एवज में। हम दुआ करते हैं। दूसरी बात ये कि जैसे पठानिया साहब बोल रहे थे, मुझे एक बात समझ नहीं आती है, ये सिंपली पूरे बरसगीर में, क्या पूरी दुनिया में उस वक्त वर्ल्ड वॉर 2 के बाद या वर्ल्ड वॉर 2 से पहले भी एक निज़ाम चल रहा था, एक जहां जुल्म जबर था, ऑटोक्रेसी थी,
शख्सी राज था, उसके खिलाफ चल रहा था। ठीक है, तो यहां भी चला, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो शख्स हिंदू था, मुसलमान था, सिख था, क्या था जी। अगर आप देखें तो उस वक्त जो शख्सी राज था उसमें सिर्फ मुसलमान ही पीड़ित नहीं था। तो क्या जम्मू के जो डोगरा समाज है वो क्या आराम से थे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। शख्सी राज होता है। उस वक्त एक एलीट क्लास था, चाहे उसमें पंडित बरादरी थी, इवन मुस्लिम थे या कोई भी था, वो उनका राज चल रहा था। उसके खिलाफ एक तहरीक उठी और वो शहीद हो गए। एग्जैक्टली द सेम वे जिस तरह से पूरे मुल्क में अंग्रेजों के खिलाफ तहरीक चली जी। आज आप गांधी जयंती भी मनाते हैं क्योंकि उन सब लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ तहरीक चलाई। और एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरह से पठानिया साहब, मुझे इनका एहतराम है, जिस तरह ये कह रहे थे कि पूरे मुल्क में लोग कहते हैं कि ये बड़े वो आतंकी थे वगैरह। इवन कुछ महीने पहले इनके एक लीडर ने कहा कि ये देशद्रोही थे। मुझे एक बात समझ नहीं आती है, उस वक्त 31 में हम हिंदुस्तान, जो आज का हिंदुस्तान है, जिसका हम हिस्सा हैं, जिसके साथ इलाक हुआ है, हम तो इस मुल्क का हिस्सा थे ही नहीं जी। ये कहते हैं देशद्रोही हैं। तो हमने कौन सा देशद्रोह किया उस वक्त भाई? अगर जुल्म के खिलाफ कोई लड़ेगा, हक है लड़ना। जैसे हिंदुस्तान आजाद हो गया और यहां पे भी इलाक हुआ हिंदुस्तान के साथ, तो अगर वाकई में इनको चाहिए, अगर इनको लगता है कि इनको वो शख्सी राज वापस चाहिए, तो ठीक है, ये बीजेपी सरकार में है और बीजेपी के नुमाइंदे भी हैं हमारे पठानिया साहब, तो कहें बीजेपी को कि वो जो इनका अपना इलाका है, डोगरा समाज है, अगर वो चाहते हैं कि दोबारा से शख्सी राज हो, हमें क्या इतराज हो सकता है इसमें? लेकिन इस तरह से नहीं कहा जाए। और मुझे आई एम श्योर अबाउट इट जी, मैं इनको अच्छी तरह जानता हूं। जो ये कह रहे हैं, मुझे चेहरा तो नहीं दिखता इनका, लेकिन इनका दिल भी ये नहीं मानता होगा जो कह रहा है। अब मजबूरी है इनको, सियासत मैं आप दोनों को देख पा रहा हूं, हमारे नाज़रीन आप सभी को देख पा रहे हैं। नहीं, पढ़े लिखे इंसान है। मुझे उम्मीद है कि ये आगे जब भी आगे बात करेंगे रियलिस्टिक बात करें। इसमें कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है जहां तक। अच्छा, मैं एक और बात बताऊं मैं आपको विशाल साहब, अगर मान लीजिए मुसलमान कोई हमारे साथ यहाँ पे आज सवाल को जवाब देना चाह रहे हैं, मैं पठानिया साहब आपको चाहता हूं, तो क्या बात पूरी कर लेते हैं, फिर आपका एक सेकंड बशार साहब बोलिए। एक सेकंड अगर आज कोई सरपंच, पंच या कोई जो गांव का या देश का कोई प्रेसिडेंट होता है, ज्यादती करता है, लोग मानते हैं उसको? क्या उसके खिलाफ जाते हैं? वेदर दिस मूवमेंट, इसमें क्या है? ये जो मूवमेंट से मैं देखें, जहां तक शख्सी राज की बात है, डेमोक्रेसी की बात है, आई सपोर्ट। और ये जो मूवमेंट थी, ये बिल्कुल एक पर्टिकुलर धर्म के एक पॉकेटिज्म में क्रिएट की गई। और जिस पॉलिटिकल पार्टी का नाम ही मुस्लिम कॉन्फ्रेंस था, जिसका पहली जो स्पीच ही वहां पे थी कि एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट में हिंदू राजा को, दिस इज ए फैक्ट, वी शुड अंडरस्टैंड इट। सो इस मूवमेंट का इंसेप्शन ही अपने आप में एक कम से कम सेकुलर और इंक्लूसिव समावेशी नहीं था। बशार साहब, मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा, ठीक है, शख्सी राज के लिए जाना चाहिए, डेमोक्रेसी आनी चाहिए थी, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ पोलराइजिंग द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। महाराजा ने खुद जम्मू कश्मीर का एक्सेशन भारत के साथ किया और महाराजा ने खुद वो ऑर्डर साइन किया जिसमें शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब को यहां का प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। फिर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने कहा कि ये ऑब्स्टेकल्स, इनकी वजह से मैं सेटल नहीं हो पा रहा। ही वेंट ऑन सेल्फ इंपोज्ड एग्जाइल। कौन राजा आपने देखें, वो राजा अब डिबेट कहीं और चला जाएगा। इसलिए मैं चाह रहा हूं कि थोड़ा सा इसको मोड़ूं, क्योंकि आज टॉपिक हमारा थोड़ा अलग है। इससे अपने आप को एग्जांपल सेट किया। यू पेंटेड हिम इन ए बैड पिक्चर। There might be lean points about it, but the way he was painted in Kashmir, that was absolutely incorrect. ठीक है, मैं आप थोड़ा सा चाहूंगा, थोड़ा, क्योंकि आज हमारा मौजूद सीधे तौर पर ये नहीं है, इसलिए मुझे जरा माफ करें। और वजाहत फारूक साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। डे बनाना जी, amounts to honoring a purely ठीक है, वो किसी दिन हम लोग बात करेंगे, राजशाही बनाम डेमोक्रेसी में बात करेंगे किसी दिन। आज हमारे साथ जो चौथे मेहमान है वजाहत फारूक भट्ट साहब, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, चूंकि थोड़ा उम्र में वो कम, इसलिए मैंने उनको पहले मौका नहीं, आप लोगों को पहले मौका दे दिया, जो हमारे सीनियर पैनलिस्ट हैं। बाय द वे, तो वो सेव यूथ सेव फ्यूचर फाउंडेशन के ये चेयरमैन है वजाहत फारूक भट्ट। वजाहत साहब, मेरा आपको सवाल करते हुए पहला सवाल ये होगा कि जम्मू कश्मीर में कई राज्य में तो हम कई जगह पे देखते हैं कि वहाँ डबल इंजन की सरकार है, लेकिन मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर में शायद उसी तरह की एक सरकार है जहाँ पर एलजी मनोज सिन्हा भी काफ़ी एक्टिव है और सीएम उमर अब्दुल्ला भी काफ़ी एक्टिव है। दोनों की एक्टिविटी अपने अपने तौर पर दिखाई दे रही है, स्क्रीन पर हम अक्सर देखते रहते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जब अगर ये कह रहे हैं एलजी मनोज सिन्हा कि आतंकवाद को ख़त्म करने का संकल्प हम सभी को लेना पड़ेगा, तो क्या ऐसा लग रहा है अब कि हम बिल्कुल एक ऐसे पड़ाव पे हैं जहाँ से बस कुछ ही फासला रह गया है, या फिर ये कि ये एक नैरेटिव है, या फिर ये एक ऐसा संघर्ष जो कभी कम या कभी ज्यादा वो होता रहेगा? उनकी बात का मतलब क्या है इस वक्त?
मैं आपसे जानना चाहता हूं। थैंक यू सो मच। एम आई ऑडिबल सर? जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, बोलें। जी सर, पहली बात तो ये आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। फ्रॉम लास्ट 3 डिकेड से हमने देखा कि देयर अप्रोक्सीमेटली 47,000 कैजुअलिटीज कश्मीर में हुई। उसमें से 11,000 कैजुअलिटी जो हुई यहाँ पे वो कश्मीरी सिविलियंस की हुई है। एंड आई जस्ट वांट टू टेल यू, इन्फॉर्म आवर अदर पैनलिस्ट दैट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो वो थे वो कश्मीरी मुसलमान थे, एंड दे वर डायरेक्टली किल्ड बाय द पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड टेररिज्म इन कश्मीर। एंड रिसेंटली वी एज एन एनजीओ वी स्टार्टेड दिस इनिशिएटिव दैट टू रिहेबिलिटेट दिस टेरर विक्टिम्स। एंड पहली बार, लेट मी टेल यू फर्स्ट थिंग, हमारे जो साथी जो पैनलिस्ट थे उन्होंने अभी भी बोला कि दैट ये चीजें नई नहीं है कि SRO 43 के अंडर इनको जॉब्स दी गई बाकी चीजें, बट आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग सर कि दैट पहली बार इन टेरर विक्टिम्स के साथ डायरेक्टली किसी ने इंटरैक्ट किया, इनकी बातें सुनी, इनके जो मसाइल थे वो सुने। इट्स नॉट ओनली अबाउट जॉब्स, इट्स अबाउट द डिग्निटी। जो डिग्निटी इन्होंने खोई थी, जो थ्रेट इनको जस्ट बिकॉज ऑफ दीज टेररिस्ट ने इनको फैमिली मेंबर्स को मारा था, दे वर नॉट एबल टू टेल दीज स्टोरीज कि हमारी फैमिली मेंबर को किसी ने मारा था, पाकिस्तानी टेररिस्ट ने मारा था। बिकॉज जस्ट आप 13 जुलाई की बात कर रहे हैं। आज के इन शोहदाए कश्मीर में मोस्ट ऑफ द पीपल जब यहाँ पे फ्यूनरल सेलिब्रेशन हुआ करते थे तो वो यहाँ के टेररिस्ट को सेलिब्रेट किया जाता था। यहाँ के जो किलर्स थे, जो पाकिस्तानी टेररिस्ट थे या लोकल टेररिस्ट था, उनको यहाँ के शोहदा कहा जाता था। सो असल में जो शोहदा थे, असल में जो शोहदाए कश्मीर थे, वो तो ये लोग थे जिनको यहाँ पे सम्मानित किया गया कल ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने। सो कहने का बात यह है सर कि दैट हमारे जो अपने लीडर्स थे, हमारे जो पॉलिटिकल पार्टीज थी यहाँ पे, आज तक आप मुझे बताइए कि इन फैमिली से इंटरैक्ट करते एक भी ऐसी फैमिली मेंबर आपको नहीं मिलेगा जो ये कहेगा कि किसी लीडर की वजह से हमने सेफ फील किया, किसी लीडर की वजह से हमने ये जहमत की। कभी उन्होंने ये फील नहीं है कि हम अपनी स्टोरी बताए। सर कल हमने जब इनसे इंटरैक्शन किया, एलजी साहब ने इंटरैक्शन किया था, बहुत सारे ऐसे फैमिली मेंबर्स थे जहां पे 4-5 लोगों को मार दिया घर के अंदर। उनका रीजन, उनकी जो खता थी, दैट वाज ओनली कि उन्होंने ना कर दिया। उन्होंने अपने बच्चे मिलिटेंसी में नहीं ज्वाइन करने दिए, उन्होंने जो मिलिटेंट्स घर में आते उनको पनाह नहीं दी, दैट्स व्हाई दे वर बीन किल्ड। अब हमारे साथी कुछ बोल रहे थे कि 2014 से पहले यहाँ पे इनको जॉब ऑफर्स हो रही थी। सर मैं ये आपको बता रहा हूं कि ये फैमिलीज को जॉब की जरूरत नहीं थी, इन फैमिलीज को सहारे की जरूरत थी, इन फैमिलीज को एक्सेप्टेंस की जरूरत थी। पहली बार सर कल जब यहाँ पे आए, ऐसी फैमिलीज हमने इंटरैक्ट की कि वो ये बता रहे थे कि जनाब हमने कोई मौका नहीं था, वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं थी कि हम अपनी बात बताए। इस सोसाइटल जो प्रेशर है उसकी वजह से यहाँ पे एक हमारी जो लाइफ थी वो टैबू बन के बनी थी। हम अपने ये बात नहीं कर पा रहे कि हमारे बच्चे को टेररिस्ट ने मारा था। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो लीडर्स अभी यहाँ पे बैठे, दे वर आल्सो दे नेवर वेंट देयर प्लेसेस। हाँ, हालांकि ये है कि दैट मोस्ट ऑफ द जो टेररिस्ट थे, मिलिटेंट्स हुआ करते थे उस टाइम के, या सेपरेटिस्ट हुआ करते थे, वो तो ताजियत में जाते, इनको सपोर्ट मिलता था, असिस्टेंस मिलती थी, या तो पाकिस्तान में इनको तो एमबीबीएस सीट्स मिलती थी। बट यह सर आज के दौर में ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की तरफ से जो इनिशिएटिव लिया गया, मुझे लगता है कि जो यहाँ की लोकल है, जो यहाँ के जो अमन पसंद लोग हैं, उनके लिए मैसेज है कि यहाँ पे whosoever will, जो भी इंसान यहाँ पे अमन की बात करेगा, जो भी इंसान यहाँ पे आइडिया ऑफ इंडिया की बात करेगा, उसके लिए सिक्योरिटी, उसके लिए जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी वो हमेशा रहेगी। हाँ, अगर कोई दहशतगर्दी की बात करेगा उसके लिए तो जेल ही जेल है, और उसके लिए तो बस उसके लिए खतरा है ना, उसके लिए कि जो यहाँ की अमन की बात करेगा। और रही बात सर, आपने अमन की बात करी, सर फ्रॉम लास्ट 5 years हमने देखा जो स्टून पेल्टिंग, जो यहाँ पे जो हमारे जो पेरेंट्स, जब हम निकलते स्कूल जाते थे 6 महीने तो आपकी सरकार में तो बंद हुआ करती थी, तो आज हम जब घर से निकलते थे तो घर वालों को ये पता होता है, मालूम होता है कि हमारे बच्चे सेफ है। तो मुझे लगता है ऑल क्रेडिट गोज टू दिस एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को, जिसकी वजह से आप कोई बोल रहा था यहाँ के नहीं है, बट यहाँ के ना होने के बावजूद इनकी मौजूदगी में ये चीजें हुई है सर। ठीक है, लालवी साहब मैं आपके पास आना चाहता हूं। क्या एलजी साहब अगर ये कह रहे हैं कि
अब इंसाफ हो रहा है। दहशतगर्दी का जो मुतासर खानदान रहा, दहशतगर्दी से सही मानो जो खानदान मुतासर रहा, जिनके पास ना तो रिसोर्सेज थे या जिनके पास असर रसूख था, उन तक ना नौकरियां पहुंची थी, ना उन तक कोई इंसाफ की बात हुई थी। अब 100% की बात नहीं है, लेकिन ये कि ज्यादातर, लेकिन अब उन तक इंसाफ पहुंचाना है। क्या इसे आप मानेंगे? पहले तो आप माने कि इसमें कितनी सदाकत आप देखते हैं, और अगर ऐसा वाकई हुआ तो फिर जो साबका हुकूमतें रही हैं, आप भी कभी हुकूमत पर रहे, पीडीपी भी हुकूमत पर रही, बशार साहब भी इसका जवाब देंगे, तो ये कैसे ऐसा हुआ, क्यों ऐसी नाइंसाफी हो गई? लारबी साहब। देखो, मैंने पहले ही कहा कि 2014 से इनकी सरकार थी, तब इन्होंने क्यों नहीं किया। अब ये इन्होंने जो शुरुआत, क्योंकि ये एक प्रपोजल वो तो सवाल फिर आपसे भी कोई पूछ सकता है कि 2014 से पहले कभी आप भी अगर सरकार थे तब आपने क्यों नहीं किया, तब क्यों नहीं किया, अब क्यों नहीं किया? कर रहा है कोई? बिल्कुल किया। आप रिकॉर्ड में देखो, हमने किया। जो 2014 तक हमारी सरकार थी, हमने किया। हमने अपॉइंटमेंट लेटर्स दे दिए उनको, हमने सब कुछ किया, हमने बहुत सी स्कीमें हमने लागू कर दी। ये बिल्कुल गलत बात कह रहे हैं कि नहीं जी गवर्नर साहब ने किया। गवर्नर साहब का ये नहीं बनता है कि वो गवर्नर साहब खुद दे दे, क्योंकि यहाँ पे का सीएम है, लोगों ने उसको चुना है, ये उसका प्रेरोगेटिव है, वो उसको देना था लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर उसको देना था, या दोनों वो उसको सीएम साहब को भी बोलना था कि नहीं जी ये लेटर्स देने, हमें अपॉइंटमेंट लेटर्स देने हैं, आप भी आ जाओ, और इसको इग्नोर किया गया। ये कहाँ का इंसाफ है? क्यों रिप्रेजेंटेटिव जो है, जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, जिन्होंने हमें चुना, जिन लोगों ने हमें चुना, दे आर एक्सपेक्टिंग लॉट फ्रॉम अस। वो तो बहुत ज्यादा हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और अब इन्होंने उसकी शुरुआत की, मगर हम उसके खिलाफ नहीं है, बहुत अच्छी बात है। उनको तो इंसाफ मिला, उनको इंसाफ और भी मिलना चाहिए। हम कहते हैं कि बेचारे हमारे 11,000 वर्कर हमारे शहीद किए गए। क्या इन लोगों में से किसी ने बात की? 11,000 वर्कर हमारे शहीद हो गए। क्या इन लोगों में किसी ने बात की? हमारे मिनिस्टर्स, एमएलए, ब्लॉक प्रेसिडेंट्स, कितने लोगों को शहीद कर लिया? क्या इन्होंने बात की कभी? अगर इन्होंने बात की होती तो मैं कहता कि नहीं जी इन्होंने बात की। अब एलजी साहब को लगा कि उमर अब्दुल्ला खुद ये देने जा रहे हैं, तो मैं इसका उद्घाटन करूं, मैं दे दूं। ये कहां का इंसाफ है? ये तो बिल्कुल गलत है। ये बीजेपी की जो पॉलिसी है, ये बिल्कुल गलत पॉलिसी है। ये मतलब नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर हुआ, सीएम साहब को करना था। अगर सीएम साहब के साथ दोनों भी होते, एलजी साहब भी होते, सीएम साहब भी होते, तब कुछ और बस मैं एक रिएक्शन इस पे सीएम साहब मुझे पठानिया साहब का भी लेना है, और बशार साहब आपके पास आ रहा हूं, छोटा सा रिएक्शन एक दे दीजिए कि सवाल ये पैदा हो रहा है कि अब अगर ये बांटे जा रहे हैं अपॉइंटमेंट लेटर्स, तो कई मौके पे आपकी भी पार्टी हुकूमत पर रही, दूसरी पार्टियां भी रही, ऐसा पहले क्यों नहीं हो पाया, या उतना ज्यादा क्यों नहीं हुआ तब तक ये एक कवर अप हो जाता? हमने ये मैनिफेस्टो बनाया है। तो मैं एक बात समझा नहीं, मुझे एक बात समझ नहीं आई जी कि अभी जो वजाहत साहब फरमा रहे थे, तो डज ही मीन कि जब मैं एमएलए या मिनिस्टर था तो मैं कहीं गया नहीं? हाउ डज ही नो इट कि मैं कहां गया, कहां नहीं गया? सरकार ने तो नौकरी दे दी, जो ठीक है, लेकिन हम किन घरों में गए, किस तरह से उनकी कोशिश की, उनकी रहनुमाई तो नहीं करेंगे हम कौन होते रहनुमाई करने वाले? लेकिन उनके पास गए, उनके पास बैठे, इनको क्या पता है कहां गए हम? 50 नाम तो मैं भी बोल सकता हूं। लारबी साहब, मैंने आपको अभी थोड़ा सा रोका है। लारबी साहब, मैंने बशार साहब से एक सवाल किया, वो जवाब ले रहा हूं जरा। एक सेकंड प्लीज। हाँ, बशार साहब बोलिए। तो मुझे ऐसे कोई चश्मा लगा इनमें कि ये सबके बारे में कह सकते हैं दीवार के उस तरफ से कि इन्होंने कुछ नहीं किया, इनको क्या पता हम किससे मिले, हमने क्या क्या झेला, लोगों ने क्या क्या झेला। इस तरह से बात नहीं करते हैं कि आप रश में जाके कुछ कहें। मुझे आपका एहतराम है वजाहत साहब, लेकिन थोड़ा सा ध्यान में। हाँ, एक चीज हमने गलती की, हमने कभी ना वीडियो उठाया ना इस पे सियासत की। आज भी हम जाते रहते हैं, लेकिन कभी सियासत नहीं करते इस पे। ठीक है, गवर्नर साहब को कोई वोट नहीं लेना है, कोई उनको ये नहीं कहेगा वो सियासत कर रहे हैं। उन्होंने अगर इजहार कर दिया, हमने मुजाहरा नहीं किया, हमने अंदर अंदर से बात की, उन्होंने इजहार कर दिया, ठीक है, अच्छा है, उन्हें इंटरेक्शन कर दिया, बहुत अच्छा है। हु सेज नो? बट ये भी मत कहिए ना कि आप कोई गया नहीं, किसी को मालूम नहीं, जैसे हम गए गुजरे लोग हैं, न हमारे पास दिमाग है, न अकल है, न कुछ है, न हमें एहसास है कि हम किसी के पास गए नहीं, किसी से मिले नहीं। कैसी बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल
मैंने देखिए आप मैंने थोड़ी इसीलिए पठानिया जिससे साहब को मैं जिसको बोलूंगा जो बहुत मौका देना है मैंने एक आपको मिनट, मौका दिया कि आप एक अपने बारे में सफाई एक दें सेकंड, और आपने अपनी बात एक रखी सेकंड, बहुत अच्छा। एक सेकंड, जी हाँ, एक सेकंड, जी एक सेकंड, एक सेकंड। पठानिया साहब से मैं गुजारिश कर लूंगा, पठानिया साहब जो आप कह रहे हैं कि कोई कदीर साहब, कादिर साहब जो भी है, उसकी वजह क्या है, वजह तस्मिया क्या है कि जब लोगों में जुल्म था, जबर था, वही तो वजह बनी। अब वजह क्या बनी आप उसको देख रहे हैं कि उन्होंने क्या किया, और अब ये भी देखें ना वजह क्या करना बनी। पड़ेगा सर, और पूरा वक्त जम्मू एकदम कश्मीर कम में है, सब लोग मैं मुसीबत में बहुत थे, ऐसा कुछ माजरत नहीं खा है। हूं। फिर कभी इस पर बातचीत करेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल आप तमाम मेहमानों का इस खास टॉपिक पर अपना वक्त देने के लिए, और हमारे नाज़रीन से यही गुजारिश है कि आप बने रहें न्यूज़ 18 JK के साथ। फिलहाल हमें दें इजाजत। आदाब।